हेलो डियर क्लास 11th वर्ल्ड हिस्ट्री स्टूडेंट्स। आज का वीडियो जो है हमारा आधुनिकीकरण के रास्ते यानी पाथ्स टू मॉडर्नाइजेशन चैप्टर से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम मेजी रेस्टोरेशन के बाद यानी कि मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान में क्या परिवर्तन आते हैं उन पर बात करेंगे। मेजी पुनर्स्थापना को आप समझ चुके हैं और आपने देखा कि किस तरह से 1867 और 1868 का जो पीरियड था वह जापान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जबकि जापान में सम्राट मेजी गद्दी पर बैठ गया था और वहाँ पर शोगुनों के शासन का अंत हो गया था। अब बहुत सारे परिवर्तन जापान में लगातार आ रहे थे, जैसे राजनीतिक परिवर्तन, प्रशासनिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, औद्योगिक परिवर्तन, सैनिक परिवर्तन आदि। तो अभी हम इसमें एक शैक्षणिक परिवर्तन की बात करते हैं कि सम्राट मेजी ने गद्दी पर बैठने के बाद क्या कुछ ऐसे नियम शिक्षा के क्षेत्र में लागू करवा दिए जिससे जापान में क्रांतिकारी परिवर्तन आई। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1870 की बात है बच्चों, और 1870 के दशक से ही 1870 का जो दशक था 1867 से जो चल रहा है पूरा 1870 का दशक, उसके बाद 71-72 वाला, उसमें एक नई विद्यालयी व्यवस्था का जापान में निर्माण किया गया। यानी पुरानी जो परंपरागत विद्यालयी व्यवस्था है उसको छोड़कर नई प्रकार की विद्यालय व्यवस्था का जापान में शुभारंभ कर दिया सम्राट के द्वारा। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हो गया। देखिए, लड़के और लड़कियां दोनों अब स्कूल जाएंगे और अनिवार्य था, एक कंपलसरी था उनके लिए स्कूल जाना अब। और मैं बात कब की कर रहा हूँ, 1870s की, 1970s की नहीं, 1870s की बात है, जब जापान का हर बच्चा स्कूल जा रहा था और वो लड़के लड़कियां दोनों, और एक कंपलसरी था। बात करते हैं कि 1910 तक की, तो 1910 तक टिल 1910 तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। यानी 1910 तक जापान का हर बच्चा स्कूल जा रहा था। ये 1910 की मैं बात कर रहा हूँ। और भारत का रेशियो आज अब मॉडर्न वर्ल्ड में आज लगाओगे तो आज भी हमारे 100% बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन जापान की स्थिति ऐसी है कि 1910 तक उनके हर बच्चा स्कूल जा रहा था। पढ़ाई की फ़ीस की बात करेंगे अगर, तो पढ़ाई की फ़ीस जापान में बहुत कम थी। और सिलेबस की बात करेंगे, जो करिकुलम था वह पश्चिमी नमूनों पर आधारित था। यानी कि वेस्टर्न जो एजुकेशन है उससे इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी एजुकेशन को डेवलप किया, यानी वेस्टर्नाइजेशन को डेवलप कर रहे थे वहाँ पर, जिसमें कि साइंस, प्रैक्टिकल नॉलेज, मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। ठीक है, 1870 के दशक के आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगे। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 1870 तक क्या हुआ कि आधुनिक विचारों पर, जापान पर, मॉडर्न थॉट्स पर, मॉडर्न आइडियाज़ पर, जैसे दुनिया में प्रगति हो रही है, विज्ञान की प्रगति, औद्योगिक क्रांति हो रही है, ये विचार जापान में आ रहे थे। लेकिन साथ ही साथ जापान में राज्य के प्रति निष्ठा, राज्य मतलब देश के प्रति निष्ठा की भावना का विकास हो रहा था और उस पर बढ़ावा भी दिया जाता। और लोगों को ये भी कहा जा रहा था कि उन्हें जापान का इतिहास पढ़ना चाहिए। तो जापान के इतिहास के अध्ययन पर लगातार बल दिया जा, अपना इतिहास पढ़ने पर बल दिया जा रहा था। ध्यान दीजिएगा, भारत में जब अंग्रेज थे तो उन्होंने भारतीय इतिहास को पढ़ाने पर और पढ़ने पर उतना बल नहीं दिया, बल्कि हम लोगों को ये बताया जाता है कि इंग्लैंड कितना अच्छा देश है और इंग्लैंड का कितना गौरवशाली इतिहास है। लेकिन जापान के लोगों ने खुद अपना विकास करना शुरू कर दिया और अपनी शिक्षा व्यवस्था में वो जापानी इतिहास भी पढ़ा रहे थे और देश के प्रति निष्ठा भी बढ़ा रहे थे। शिक्षा मंत्रालय ये थे पाठ्य चर्चा यानी करिकुलम पर, किताबों के चयन पर और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था। जो वहाँ का एजुकेशन मिनिस्ट्री था जापान का, उसके 3 काम बताए गए हैं। करिकुलम कंट्रोल करते थे, किताबों का सिलेक्शन वही करते थे और टीचर्स ट्रेनिंग भी वही करवाते थे। जैसे भारत में आप बात करोगे कि पहले AICTE होता था, ऑल इंडिया टीचर्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ होता था। तो अभी जो है, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री जापान का था, वो किताब कौन सी लगनी चाहिए स्कूल में, कैसी बुक पढ़ाई जाएंगी, सिलेबस कैसा होगा, टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी होगी, ये सब कुछ जापान में तय किया जाता था एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पर बुक में जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझ लेनी चाहिए कि स्कूलों में मॉरल कल्चर, मॉरल एथिक्स, मॉरल वैल्यूज़ को पढ़ाया जा रहा था। नैतिक संस्कृति यानी से बोलते हैं हम मॉरल कल्चर, तो ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था और उसे पढ़ना कंपलसरी था। तो देयर वाज द कंपलसरी एजुकेशन ऑफ द मॉरल वैल्यूज़, मॉरल एजुकेशन, जिसे हम मॉरल सब्जेक्ट बोलते हैं ना आजकल, नैतिक संस्कृति, नैतिक शिक्षा, तो वो पढ़ना जापान में ज़रूरी था। और उनकी किताबों में, जापान की किताबों में माता पिता के प्रति सम्मान यानी आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती। ध्यान दीजिएगा, जापान की किताबों में हमेशा ये बात कही
कही जाती थी कि माता पिता का सम्मान हमेशा करो, राष्ट्र के प्रति वफादारी रखो यानी जापान के अच्छे नागरिक बनो, और गुड सिटीजन अच्छे नागरिक बनिए, राष्ट्र के प्रति वफादारी रखिए, फेथफुलनेस रखिए, लॉयल्टी रखिए नेशन के प्रति। तो इस प्रकार से इस वीडियो से आपने देखा किस तरह से क्वेश्चन बनता है कि मेजी पुनर्स्थापना के बाद जापान में क्या शिक्षा में परिवर्तन क्या क्या हुए। तो उसमें आपका उत्तर बनेगा कि नई विद्यालयी व्यवस्था बन गई जिसमें स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। सभी लोग लगभग 1910 तक स्कूल जा रहे थे, पढ़ाई की फीस कम थी, पश्चिम आधारित नए विषय उसमें शामिल किए गए शिक्षा में, है ना, आधुनिक विचारों पर जोर दिया गया, जापान के इतिहास के अध्ययन पर जोर दिया गया, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय का नियंत्रण था किताबों पर, शिक्षकों पर, पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम पर, मॉरल सब्जेक्ट यानी जो बोलते हैं हम नैतिक शिक्षा, मॉरल एजुकेशन वहाँ पर दी जाती थी, और राष्ट्र के प्रति वफादारी, अच्छा नागरिक और माता पिता के प्रति सम्मान सिखाया जाता। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो। मेरा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।